रूपनगर की एक सुनसान गली में सीसीटीवी कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने दिल्ली पुलिस को चौंका दिया। एक बाइक और उस पर बैठी एक लाश जो बिना कोई हरकत किए गुलाबी बाग तक करीब 5 किलोमीटर का सफर तय कर गई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, हकीकत थी। उस लाश की पहचान एक पहेली बन चुकी थी, लेकिन जब फिंगरप्रिंट्स ने राज खोला तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आखिर कौन था वो शख्स और क्यों हुई उसकी बेरहमी से हत्या? क्या था कातिल का मकसद? चलिए जानते हैं इस चौंका देने वाली क्राइम स्टोरी की पूरी कहानी इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोबाइल फोन की घंटी बार बार बज रही थी, जैसे किसी को बेहद अधीरता हो। बाथरूम की भाप में लिपटा गुरमीत इस आवाज से चौंका। कानों में घंटी की टंटनाहट पड़ते ही वह जल्दी जल्दी नहाकर बाहर निकला। गीले हाथों से उसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर उभरे नाम को देखकर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने बिना देर किए कॉल रिसीव किया। हेलो बग्गा, आज सुबह सुबह कैसे अपने यार की याद आ गई? गुरमीत की आवाज में गर्मजोशी थी। बग्गा सिंह दूसरी तरफ से हंसते हुए बोला, तुझे तो मैं हर वक्त दिल में रखता हूँ गुरप्रीत। वक्त बेवक्त अपने ही तो याद आते हैं। ठीक है, गुरमीत ने हंसते हुए जवाब दिया। बोल कैसे फोन किया? गुरमीत, एक मुर्गे को टपकाना है। गुरमीत ने बेतकल्लुफी से गर्दन झटकते हुए कहा। टपका देंगे, मुर्गा वजनदार तो है ना। बग्गा सिंह बोला, मैं वजनदार मुर्गा ही हलाल करता हूँ गुरमीत। पूरे 1.5 लाख में सौदा किया है। वाह! गुरमीत ने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मोटी कटेगी यार, लेकिन सौदा 50-50 का रहेगा बग्गा भाई। नहीं, बग्गा सिंह की आवाज में अड़िलपन था। पार्टी मेरी है, इसलिए मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। देख, जब तेरी पार्टी होती है तो मैं भी वही लेता हूं जो तू देता है। गुरमीत ने बात काट दी। वो सब ठीक है बग्गा, लेकिन 50 कुछ कम है। चल मैं 10,000 और बढ़ा देता हूँ, बग्गा ने थोड़े सोचते हुए कहा। अब कुछ नहीं कहना। ओके, गुरमीत ने गहरी सांस ली। मुर्गा कहाँ टपकाना है? दिल्ली में, बग्गा सिंह ने धीमे लहजे में कहा। तू आज ही दिल्ली पहुंच। मैं भी घर से निकल रहा हूँ। तू इस वक्त कहाँ है? मैं भटिंडा में हूँ, लेकिन हर हाल में शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तू मुझे फोन कर लेना। हमें कहाँ मिलना है, कहाँ ठहरना है, मैं तुझे बता दूंगा। अब तू तैयार हो, मैं कॉल काट रहा हूँ, बग्गा ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। गुरमीत ने मोबाइल टेबल पर रखा और दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा। आधा घंटा बाद ही वह बैग लेकर घर से निकला और बस अड्डे के लिए ऑटो से रवाना हो गया। 3 फरवरी 2025 की ठंडी सुबह दिल्ली की हवा में हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। उत्तरी दिल्ली के शक्ति नगर इलाके में एफसीआई गोदाम के पास बहता नाला जैसे रोज की तरह अपनी ही लय में गुनगुना रहा था। लेकिन आज उस शांत नाले के पास कुछ अलग था। एक युवक औंधे मुंह कीचड़ में गिरा हुआ पड़ा था। वहां से गुजर रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई शराबी नशे में धुत होकर गिर गया होगा, जैसा इस इलाके में कभी कभी देखा जाता है। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा ध्यान से देखा, कुछ अजीब सा लगा। शरीर में कोई हरकत नहीं, सांस लेने की हल्की सी भी कोशिश नहीं। चेहरे की ओर झुककर देखना चाहा, लेकिन घबराहट थी। मन में शक की लहर दौड़ी, कहीं ये मर तो नहीं गया। वह थोड़ा पीछे हटा और फिर दूर खड़े 2 लोगों की ओर देखा जो आपस में किसी बात में मग्न थे। उसने हाथ हिलाकर उन्हें पास बुलाया। उन दोनों ने पहले अनमने ढंग से देखा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। क्या आप हमें जानते हैं? उनमें से एक ने संदेह भरे लहजे में पूछा। नहीं भाई, मैं आप दोनों को नहीं जानता, पहले व्यक्ति ने सिर हिलाया। मुझे तो यहाँ नाले में पड़े इस युवक को देखकर शक हुआ कि कहीं ये जीवित तो नहीं है। आप लोग भी एक नजर डालो, शायद आप बेहतर बता सको। दोनों व्यक्ति झुककर नाले में देखने लगे। वहां औंधे मुंह पड़े युवक की हालत देखकर उनकी सांसें हलक में अटक गईं। चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उनमें से एक हड़बड़ाया, नूर सरक ले यहाँ से, ये लाश लग रही है या? अगर पुलिस आ गई तो फालतू के लफड़े में फंस जाएंगे। नूर ने एक बार फिर लाश की ओर देखा, फिर जल्दी से बोला, हाँ चल निकलते हैं, हमें क्या लेना देना। और दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जैसे वहां कुछ देखा ही ना हो।
उसका साथी यह सुनते ही एक झटके में पलटा और तेजी से एक ओर बढ़ गया। दूसरा भी बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे लपका। वहीं खड़ा पहला व्यक्ति, जिसने सबसे पहले लाश देखी थी, जिम्मेदार नागरिक निकला। उसने ना तो डर दिखाया, ना ही मौके से भागा। उसने फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाला और दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि एफसीआई गोदाम के पास नाले में एक युवक की लाश पड़ी है। कंट्रोल रूम से उसे निर्देश मिला, वहीं रुको, फोर्स भेजी जा रही है। करीब आधे घंटे बाद पुलिस वैन सायरन की आवाज के साथ घटनास्थल पर पहुंची। रूपनगर थाने के एसएचओ रमेश कौशिक खुद मौके पर थे। उनके साथ 5 कांस्टेबल भी थे। सभी ने पहले इलाके का जायजा लिया, फिर पूरी सावधानी बरतते हुए नाले की ओर बढ़े। लाश अभी भी उसी हालत में औंधे मुंह पड़ी थी। उसे सीधा करने से पहले टीम ने चारों ओर नजरें घुमाईं, कोई सुराग, कोई चीज जो हत्या की ओर इशारा करे, हर छोटी से छोटी बात को नजरअंदाज किए बिना। उन्होंने शरीर के आसपास कीचड़ और पानी तक को ध्यान से देखा। पीठ की ओर पुलिस को कोई भी चोट या खून का निशान नजर नहीं आया। उसी कोण से शव की तस्वीरें मोबाइल से खींची गईं, ताकि बाद में जांच में काम आ सके। इसके बाद सावधानी से शव को सीधा किया गया। अब उसका चेहरा पूरी तरह सामने था। लगभग 40 से 45 वर्ष की उम्र का व्यक्ति। उसके शरीर पर साधारण पैंट और शर्ट थी, लेकिन चेहरे पर कुछ असाधारण था। एसएचओ रमेश कौशिक की निगाहें उसकी शक्ल पर टिक गईं। उस चेहरे पर एक खिंचाव था, ऐसा जैसे अंतिम सांस लेते वक्त उसने बहुत संघर्ष किया हो। कौशिक की अनुभव से भरी आंखें यह पढ़ने में देर नहीं लगातीं। ये गला घोंटने का मामला हो सकता है, उन्होंने मन ही मन सोचा। वह झुके और मृतक के गले का निरीक्षण करने लगे। जल्द ही उनका शक यकीन में बदल गया। गले पर दबाव के कारण बने गहरे लाल निशान साफ दिख रहे थे। लाश की जेबों की तलाशी ली गई, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा था, एक कागज तक नहीं मिला। इससे अंदाजा लगाया गया कि हत्या के बाद बड़ी सफाई से जेब से हर सुराग मिटा दिया गया है, ताकि पुलिस के हाथ कुछ भी ना लगे। सूचना मिलते ही नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजा बांठिया और एसीपी सिविल लाइंस विनीता त्यागी भी थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएचओ रमेश कौशिक ने, जो पहले से मौके पर मौजूद थे, एक बार फिर मृतक की जेबें टटोली, शायद कोई चूक रह गई हो। उन्होंने उसकी कलाई को भी पलटा, शायद कोई नाम, निशान या पहचान का सुराग मिले। लेकिन ना जेबों में कुछ मिला, ना उसकी कलाई पर कुछ गुदा हुआ था। नाले के ऊपर लाश की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों का एक हुजूम एकत्र हो चुका था। रमेश कौशिक ने ऊपर आकर उन सभी से मृतक की पहचान करने को कहा, लेकिन वहां खड़े किसी भी व्यक्ति ने उस युवक को नहीं पहचाना। यह देखकर यह अनुमान लगाया गया कि हत्या कहीं और की गई है और फिर लाश को यहां लाकर फेंक दिया गया है। इस क्षेत्र के लोग शायद ही इस आदमी को पहचान पाएंगे, यह व्यक्ति इस इलाके का नहीं लग रहा था। काफी पूछताछ करने के बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई। इसी बीच फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी, जिसमें 2 फोटोग्राफर्स भी शामिल थे। जैसे ही फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की टीम घटनास्थल पर पहुंची, वे तुरंत अपने काम में जुट गए। एसएचओ ने डीसीपी को सूचित किया, लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, लगता है इसे कहीं और मारा गया है। पहचान ना हो, इसलिए इसे यहां लाकर नाले में फेंक दिया गया है। डीसीपी गंभीर स्वर में बोले, इंस्पेक्टर कौशिक, लाश की पहचान तो अनिवार्य है। अपराधी तक हम तभी पहुंचेंगे जब हम इसकी पहचान कर सकेंगे। एसएचओ ने सिर हिलाया, जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डीसीपी राजा बांठिया ने युवक की लाश का बारीकी से निरीक्षण किया। गले पर लाल निशान को देखकर वह तुरंत समझ गए कि हत्या गला घोंटकर की गई थी। आसपास ऐसे कोई सुराग नजर नहीं आ रहे थे जो यह साबित कर सकें कि हत्या यहाँ की गई थी। यह स्पष्ट था कि हत्या कहीं और की गई थी और फिर लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया था। पूरा निरीक्षण करने के बाद डीसीपी राजा बांठिया ने इंस्पेक्टर कौशिक से कहा, मामला काफी पेचीदा लग रहा है। मैं आपकी मदद के लिए स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर रोहित को भी बुला लेता हूं। यह उचित रहेगा सर, इंस्पेक्टर कौशिक ने जवाब दिया। स्पेशल स्टाफ के आने से इस केस को आसानी से सुलझा लिया जाएगा। आप रोहित जी को बुलवा लीजिए। डीसीपी बांठिया ने तुरंत स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर रोहित से संपर्क किया, पूरी स्थिति बताई और उन्हें घटनास्थल पर बुला लिया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर रोहित अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। उनकी टीम ने युवक की लाश का बारीकी से निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर रोहित ने फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट से कुछ बातें की और फिर इंस्पेक्टर कौशिक को आदेश दिया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए हिंदूराव हॉस्पिटल भेजा जाए।
दिशा निर्देश देकर डीसीपी और एसीपी घटनास्थल से चले गए। इंस्पेक्टर कौशिक लाश का पंचनामा बनाने में जुट गए। यह काम पूरा होने तक स्पेशल स्टाफ वहीं नहीं रुक सकता था और वे आगे की जांच के लिए घटनास्थल से निकल गए। इंस्पेक्टर कौशिक ने लाश की बाकी सभी कानूनी कार्रवाई निपटाई और पोस्टमार्टम के लिए हिंदूराव हॉस्पिटल भेज दिया। फिर वे थाना रूपनगर लौट आए। यह केस बेहद पेचीदा था। सवाल यह था कि मरा हुआ व्यक्ति कौन था, उसे किसने गला घोंटकर मारा और उसका क्या अपराध था। इन सभी सवालों के जवाब तब तक नहीं मिल सकते थे जब तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो जाती। लाश को पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित रखा गया था ताकि अगर कभी परिजनों का पता चले तो वे अपनी पहचान कर सकें, लेकिन अब तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई थी। इंस्पेक्टर कौशिक और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर रोहित पूरी मेहनत से युवक की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस सूत्र हाथ नहीं लग रहा था। लाश को ज्यादा दिनों तक रखना भी संभव नहीं था। इस कारण पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए पैम्फलेट छपवाकर शक्तिनगर, रूपनगर और आसपास के इलाकों में चस्पा कर दिए थे। अखबारों में भी शव की पहचान करने की अपील छपवाई गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अब स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत ने एक आखिरी उपाय के रूप में युवक के फिंगरप्रिंट्स को कमला मार्केट स्थित क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस सीआरओ भेजने का फैसला किया। इस कदम से पुलिस को कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब फिंगरप्रिंट्स की जांच की गई तो चमत्कारी रूप से यह पहले से दर्ज फिंगरप्रिंट्स से मेल खा गए। यह एक बड़ी सफलता थी और अब पुलिस को उस युवक की पहचान मिलने की उम्मीद जग गई थी। पहले से दर्ज फिंगरप्रिंट्स सोनू नागर नाम के अपराधी के थे। यह युवक हौजकाजी थाने का घोषित बदमाश था और इस पर 10 से अधिक आपराधिक मामले कई थानों में दर्ज थे, विशेषकर हौजकाजी थाने में। वहीं से पुलिस को उसके घर का पता मिला। युवक का पता गुलाबी बाग के सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल के पास स्थित टाइप 1 के क्वार्टर नंबर 570 में था। इंस्पेक्टर रमेश कौशिक, स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत, मनोज कुमार और हेड कांस्टेबल जितेंद्र के साथ उस क्वार्टर पर पहुंचे। क्वार्टर 570 के अंदर एक महिला मिली जिसका नाम सरिता था। उसकी उम्र करीब 34 साल थी। जैसे ही दरवाजे पर पुलिस को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला और बिना घबराए सवाल किया, आप कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं मेरे लिए? इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत की नजरें महिला के चेहरे पर टिकी हुई थीं। पुलिस को यह सिखाया जाता है कि सामने वाले के चेहरे के उतार चढ़ाव से उसकी मानसिक स्थिति का सही अंदाजा लगाया जा सके। इंस्पेक्टर रोहित मन ही मन मुस्कराए, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखते हुए चौंकने का अभिनय करते हुए कहा, अच्छी खबर? क्या तुम्हें उम्मीद थी कि पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर अच्छी खबर लेकर आने वाली है? जी हाँ, सरिता ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मेरे पति कुछ दिनों से गुम हैं। मैं समझ रही हूँ कि आप उनके बारे में कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं। तुम्हारे पति गुम हैं? इंस्पेक्टर रोहित ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारे पति का क्या नाम है? सोनू नागर पूरा नाम है जी। वह कब से लापता हैं? 2 फरवरी की रात से, सरिता ने बताया। क्या तुमने सोनू नागर के गुम होने की सूचना लिखवाई है? हाँ साहब, सरिता ने सिर हिलाया, मैंने 7 फरवरी को थाना गुलाबी बाग में पति के गुम होने की सूचना लिखवा दी थी। वह 2 फरवरी की रात 10 बजे घर से गए थे, तब से वापस नहीं लौटे हैं। क्या वह आपको मिल गए हैं? मिले तो हैं, लेकिन इंस्पेक्टर रोहित ने बात अधूरी छोड़ दिया। सरिता ने अधीर होते हुए कहा, लेकिन क्या साहब, जल्दी बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसकी डेड बॉडी हमें शक्तिनगर में गंदे नाले के पास मिली है। ओहन ही! सरिता जोर से चीखी और फिर दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर अंदर से एक महिला बाहर आ गई। सरिता को रोते देख उस महिला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। पुलिस को तुम्हारे बेटे की लाश मिल गई है, सरिता ने रोते हुए बताया। वह महिला भी जोर जोर से रोने लगी। पुलिस ने उन्हें कुछ समय शांति से रोने दिया ताकि उनका दिल हल्का हो सके। फिर इंस्पेक्टर रोहित ने सरिता को टोका, हमें सोनू नागर की हत्या की जांच करनी है। तुम हमारे साथ थाने चलो, वहीं तुमसे कुछ बात करनी है। चलिए साहब, अब तो यही सब होगा। मेरा पति जान से गया है, मुझे अब कोई और टोकने की जरूरत नहीं, सरिता ने आंसुओं में डूबते हुए कहा। पुलिस ने सरिता और उसकी सास के रोने पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और उन्हें लेकर थाने पहुंच गए। फिलहाल दोनों का रोना धोना थम चुका था।
इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत ने सरिता से गंभीर स्वर में पूछा, 2 फरवरी की रात को तुम्हारा पति सोनू नागर घर से गया, तो क्या वह तुम्हें कुछ बताकर गया था? सरिता ने कांपते हुए जवाब दिया, सिर्फ इतना कहा था साहब, मैं बाहर ही हूँ, इनसे बात करके आता हूँ। फिर वह उन दोनों व्यक्तियों के साथ बाहर चले गए थे। तब से उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। वह 2 व्यक्ति आखिर कौन थे जिनके साथ तुम्हारे पति सोनू नागर बाहर गए थे? इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत ने तीखे सवाल के साथ पूछा। मैं उन्हें नहीं जानती, सरिता ने कांपते हुए कहा। वे दोनों 11:30 बजे बाइक से मेरे घर आए थे। उनसे मेरे पति की कुछ बातें हुईं, लेकिन क्या बातें हुईं यह मैं नहीं सुन सकी। मेरे पति उन दोनों के साथ घर से निकलते हुए इतना ही बोले कि मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, लेकिन काफी देर बीत जाने पर भी वह नहीं लौटे तो मुझे चिंता होने लगी। मैंने उन्हें फोन लगाया, लेकिन उस वक्त उनकी कॉल नहीं लगी। यह सोचकर कि वह किसी काम में उलझ गए होंगे, मैं सो गई थी। इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत ने गंभीरता से पूछा, फिर अगले दिन तुम्हारे पति नहीं लौटे तो क्या तुमने उन्हें तलाश करने की जरूरत नहीं समझी? सरिता ने जवाब दिया, दूसरे दिन मैंने उन्हें तलाश किया था साहब। दोस्तों, रिश्तेदारों, सब जगह तलाश किया था, लेकिन वह नहीं मिले। उन्हें 2-4 दिन और ढूंढा, फिर हारकर गुलाबी बाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। वह 2 व्यक्ति दिखने में कैसे लग रहे थे? इंस्पेक्टर रमेश कौशिक ने सवाल किया। उनकी उम्र 35-40 के बीच की थी। रंग सांवला था। सामान्य कद काठी के थे। एक के सिर पर ब्लैक कलर की कैप थी, जिस पर करूर लिखा था। इंस्पेक्टर कौशिक ने ध्यान से सुना, तुम मोबाइल इस्तेमाल करती हो? जी हाँ, सरिता ने कहा और अपना मोबाइल दिखाया। इंस्पेक्टर कौशिक ने सरिता का मोबाइल लिया और बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने मोबाइल की कॉल लिस्ट को ध्यान से देखा, जिसमें कई नंबर थे। उन्होंने 2 और 3 तारीख की आउटगोइंग कॉल्स को चेक किया। जैसे ही उन्होंने देखा, वह चौंक पड़े। 2 फरवरी की रात को सरिता की ओर से रात 12 बजे किसी एक नंबर पर फोन किया गया था और वही नंबर बाद में भी मौजूद था। इसका मतलब था कि सरिता ने उस नंबर पर रात में 3-4 बार अलग अलग समय पर कॉल की थी और काफी देर तक बातें की थीं। इंस्पेक्टर रमेश कौशिक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्होंने मोबाइल वापस अपनी जेब में रखा और अंदर आकर सरिता से बोले, तुम्हारा मोबाइल हम कस्टडी में ले रहे हैं। इसकी जांच करनी है हमें। जी, मेरे फोन में ऐसा क्या है साहब? सरिता अटकचाकर बोली, उसकी आवाज में घबराहट थी। वह बाद में मालूम हो जाएगा, इंस्पेक्टर ने कड़क स्वर में कहा। तुम यह बताओ, यह सोनू नागर तुम्हारी जिंदगी में कैसे आया? यह तो यहाँ के हौजकाजी थाने का घोषित अपराधी था। इस पर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरिता ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। कुछ देर तक वह खामोश रही, फिर एक गहरी सांस लेकर उसने कहना शुरू किया, साहब, मेरा नाम सरिता है। मेरी शादी पहले किसी और से हुई थी। उससे मुझे एक लड़की और एक लड़का हुआ। मेरा पति 30 हजारी कोर्ट के पास पान की दुकान लगाता था। यहीं पर सोनू नागर अक्सर आता जाता रहता था। उसी दौरान मैं सोनू नागर को जानने लगी। अभी 8 महीने पहले मेरे पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब सोनू मेरी मदद के लिए आगे आया। मैं उसके एहसान तले दब गई और उसके सहारे रहने लगी। फिर मैंने उससे शादी कर लिया। नीति को मुझसे ना जाने क्या नाराजगी थी, उसने मेरा यह दूसरा पति भी मुझसे छीन लिया। कहते कहते सरिता भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। अपने आप को संभालो और घर जाओ, जरूरत पड़ी तो बुलवा लेंगे, इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत ने उसे शांत करते हुए कहा और उठकर खड़े हो गए। सरिता अपनी सास के साथ थाने से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर रमेश कौशिक ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे सरिता पर संदेह है। इसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाइए। इसने पति के लापता होने वाली रात यानी 2 फरवरी को रात में 3-4 बार एक ही नंबर पर बातें की थीं। मालूम करना है कि वह नंबर किसका है और क्या सरिता पहले भी इस नंबर के संपर्क में रही है। इंस्पेक्टर सारस्वत ने हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार को सरिता का मोबाइल देते हुए आदेश दिया, जनवरी और फरवरी माह की सारी कॉल डिटेल्स निकाल लाओ। अगले दिन उनकी टेबल पर सरिता के मोबाइल की जनवरी फरवरी माह की कॉल डिटेल्स रखी हुई थीं। इंस्पेक्टर ने उन्हें बहुत बारीकी से देखा। सरिता द्वारा एक नंबर पर जनवरी और फरवरी माह की 10 तारीख तक कई बार बातें की गई थीं। इस नंबर की जांच फोन प्रदाता कंपनी से की गई और यह नंबर पंजाब के किसी बग्गा सिंह नाम के व्यक्ति का निकला। उसका पता भी मिल गया, गांव लांबी, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब।
इसके बाद गुप्त रूप से सोनू नागर के घर गुलाबी बाग के आसपास इस नंबर की जांच की गई। पुलिस के लिए यह खबर एक बड़ी कामयाबी थी। 2 फरवरी की रात 11:30 बजे से 12 बजे तक इस नंबर की लोकेशन वहीं थी। यह विश्वास हो जाने के बाद कि बग्गा सिंह का सोनू नागर की हत्या में कोई ना कोई रोल है, पुलिस ने श्री मुक्तसर साहिब जाकर बग्गा सिंह को उसके घर से गिरफ्तार किया और दिल्ली ले आई। थाने में जब 19 वर्षीय बग्गा सिंह से सरिता से संबंध के बारे में पूछा गया तो पहले वह किसी सरिता को पहचानने से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वह कांपते हुए बोला, साहब मैं सरिता को पहचानता हूँ। उससे मेरी मुलाकात 1 महीने पहले भटिंडा में हुई थी। सरिता वहां क्या करने गई थी? इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत ने सवाल किया। वहां उसकी बहन रहती है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया और पूछा, सरिता तुमसे किस मकसद से मिली थी? सन्नाटे में बग्गा सिंह ने कहा, साहब वह मुझसे अपने पति का खून करवाना चाहती थी। ओह! इंस्पेक्टर हैरानी से बोले, यानी सरिता अपने पति सोनू नागर की हत्या तुमसे करवाना चाहती थी? जी साहब, बग्गा ने सिर झुकाकर कहा। इस सुपारी की तुम्हें कितनी रकम मिली बग्गा? इंस्पेक्टर ने कड़कते हुए पूछा। 1.5 लाख रुपए में यह सौदा हुआ था। सरिता ने 50,000 रुपए पेशगी दी थी। पेशगी लेने के बाद तुमने सोनू की हत्या कैसे की, अब यह भी बता दो हमें। इंस्पेक्टर रमेश कौशिक ने बग्गा सिंह के चेहरे पर नजरें जमाकर पूछा। साहब मेरा एक दोस्त है गुरमीत, वह भी सुपारी किलर है। मैंने उसे फोन करके 2 फरवरी को दिल्ली पहुंचने को कहा। मैं भी दिल्ली आ गया। हम कश्मीरी गेट बस अड्डे पर मिले और वहां से एक होटल में ठहर गए। सरिता से संपर्क करके हमने उसे बता दिया कि हम दिल्ली आ गए हैं। सरिता ने हमें का काम तमाम करने के लिए रात को आने को कहा। हमने दिन में ही सरिता के मकान की रेकी कर ली थी और रात को 11:30 बजे हर ओर सन्नाटा होने पर उसके दरवाजे पर पहुंच गए। सरिता ने चुपके से घर का कुंडी खोल दिया। हम दबे पांव अंदर घुसे। सोनू नागर उस वक्त सो चुका था। हमने सोते हुए सोनू नागर को दबोच लिया। सरिता ने उसके पांव पकड़ लिए। गुरमीत ने सोनू नागर के हाथ पकड़े और फिर मैंने छाती पर चढ़कर सोनू की गर्दन को मजबूती से दबाकर उसकी हत्या कर दिया। सोनू नागर की हत्या करने के बाद हमने उसकी लाश को बाइक पर इस तरह से बिठा लिया जैसे वह जीवित हो और हम कहीं जा रहे हों। हम सोनू की लाश लेकर शक्तिनगर के सुनसान इलाके में आए और उस लाश को नाले में फेंक दिया। उसके बाद हम सरिता को सारी बात बताकर होटल चले गए। अगले दिन सरिता से पैसे लेकर हम श्री मुक्तसर साहिब गुरमीत के घर आ गए। बग्गा सिंह का यह बयान कलमबद्ध कर लिया गया। अब पुलिस को सरिता की गिरफ्तारी की जरूरत थी। इंस्पेक्टर रमेश कौशिक ने अपनी पुलिस टीम के साथ गुलाबी बाग में छापा मारा। सरिता अपने घर में ही थी। महिला पुलिस ने उसे पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया। सरिता चिल्लाई, मुझे इस तरह पकड़कर पुलिस की गाड़ी में क्यों बिठाया गया है? इंस्पेक्टर साहब, यह कैसी बेहूदगी है? बेहूदगी कहाँ है सरिता जी, हम तो तुम्हें थाने ले जा रहे हैं। वहां हमने तुम्हारे पति के कातिल को पकड़कर बिठा लिया है। तुम्हें वही दिखाने ले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर कौशिक ने मुस्कुराते हुए कहा और उनकी आवाज में एक अजीब सी तसल्ली थी। सरिता जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, इस अचानक खौफनाक बयान से चौंकी और एक पल के लिए वह गुम हो गई। वह कुछ बोलने की कोशिश करती, लेकिन शब्द जैसे उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रहे थे। थाने में जब सरिता को बग्गा सिंह के सामने लाकर खड़ा किया गया तो उसकी हालत किसी बर्फ से ज्यादा ठंडी हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उसकी सारी ताकत उसमें से खींच ली गई हो। वह अचानक कुर्सी पर गिर पड़ी, जैसे किसी भारी बोझ से दब गई हो। सरिता ने चुपचाप अपनी गलती स्वीकार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने धीरे धीरे सब कुछ उगल दिया और बताया कि कैसे पहले पति की मौत के बाद उसकी जिंदगी में सोनू नागर आया था। कुछ दिन वह सोनू नागर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, फिर उससे शादी कर लिया। शादी के बाद उसे धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि सोनू नागर एक खतरनाक अपराधी था और उसकी नजरें सरिता की दुकान और मकान पर थीं। वह उन्हें बेचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहा था। उसने मेरी बेटी जो स्कूल में पढ़ती थी, उसकी इज्जत पर भी हाथ डाला। मैं सोनू से इतनी डरती थी कि मैं खून का घूंट पीकर चुपचाप सहती रही। सोनू अब मुझसे गाली गलौज करने लगा था और मारपीट भी करता था। मुझे यह महसूस होने लगा कि वह मेरी जायदाद के लिए मेरी हत्या भी करवा सकता है। मैं खुद को तंग महसूस करने लगी और इस डर से दबकर मैंने बग्गा सिंह को सोनू के कत्ल की सुपारी दे दिया। 1.5 लाख रुपए में वह तैयार हो गया। 2 फरवरी 2025 की रात को सोनू की हत्या कर दी गई।
उसकी लाश को शक्तिनगर ले जाकर नाले में फेंक दिया गया और 3 फरवरी को रूपनगर पुलिस को उसकी लाश मिल गई। सरिता का इकबालिया बयान देने के बाद इस अपराध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत सरिता और सुपारी किलर बग्गा सिंह को सक्षम न्यायालय में पेश कर दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने गुरमीत को पकड़ने के लिए श्री मुक्तसर साहिब में छापेमारी की, लेकिन वह फरार हो गया। कहानी लिखे जाने तक वह पुलिस के हाथ नहीं आया था। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।